हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं 13 मई 2025 के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं पीसीसी न्यूज़ में अनाइमलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ है दोस्तों। तो अगर आप मैप में देखेंगे, जैसे कि आप मैप में देखिए, मैप में ये वाला जो बाउंड्री है ना दोस्तों, केरला और तमिलनाडु का, ये देखिए यहाँ पे है अनाइमलाई टाइगर रिजर्व। और यही जो पोर्शन है दोस्तों अनाइमलाई हिल्स का भी है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड न्यूज़ आ जाता है दोस्तों, आपका करंट अफेयर भी है एक तरह से। इसमें क्या है दोस्तों, अभी जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी मतलब तनातनी भी, युद्ध भी हुआ है ना। तो उसी बीच अगर आप देखेंगे एक न्यूज़ में चल रहा था कि इजिप्टियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान में आया इस दौरान, इंडिया पाकिस्तान टेंशन जब थे ना एकदम पीक पे, उस दौरान आया। क्यों आया? तो लोग ये सब बोल लगा रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि शायद इंडिया ने जो अटैक किया था एयर बेसिस पे, 3 एयर बेसिस पे, उसमें से कोई एक अटैक जो था वो न्यूक्लियर साइट पे चला गया है ना। और मोस्टली लोग सोच रहे हैं किराना हिल्स के पास में जो एयर बेस है, वहाँ पे अटैक जब किया था इंडिया ने, तो वही अंडरग्राउंड शायद इन्होंने अपने न्यूक्लियर साइट्स को छुपा के रखा था, वहाँ पे अटैक हो गया है ना। तो थोड़ा सा लीकेज स्टार्ट हो गया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि इजिप्ट का जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर के पास में जो सैंड है उसमें बोरोन की मात्रा काफ़ी है। तो और बोरोन यूज़ होता है आप समझ लीजिए, जब अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको एक तरह से ये एब्जॉर्ब करता है। बोरोन के अंदर ये कैपेसिटी होती है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग एबिलिटी। इसीलिए लोगों ने ये सोचा कि जो इजिप्ट से एयरक्राफ्ट आया है वो वहाँ से बोरोन सैंड लेके आया है, जो कि अगर लीकेज हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट में तो उसको एब्जॉर्ब कर सके, है ना। और उसके बाद एक और आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो थे उन्होंने पीएम मोदी को वार्न किया था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है ना। इस चीज़ के लिए वार्न किया है। लोग आशंकाएं लगा रहे हैं। बाकी आपके लिए मेन स्टैटिक पोर्शन में जानने वाली बात ये है दोस्तों कि बोरोन का इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें। तो बोरोन देखिए, बोरोन 10 जो है एक आइसोटोप है जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके पास जो एबिलिटी है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है। ठीक है, और ये जो है बोरोन 10 ये यूज़ होता है एज ए कंट्रोल रॉड भी रिएक्टर्स में, है ना। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस अगर आगे, जैसे चेरनोबिल हो गया था, वहाँ पे जब ये लीकेज स्टार्ट हुआ था रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला, है ना, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब के लिए इसी को लाया गया था, बोरोन सैंड का छिड़काव हो गया था ना, तो इसी न्यूक्लियर रिएक्शन को ताकि रोक सकें। ठीक है, और उसके बाद आपका थर्ड करंट अफेयर आ जाता है डीजीएमओ। अभी ये न्यूज़ में क्यों है डीजीएमओ दोस्तों? सिर्फ आर्मी का ही नहीं होता, एयरफोर्स का अलग होता है, आर्मी का अलग होता है, नेवी का अलग होता है। तभी हम लोग बात करेंगे मिलिट्री ऑपरेशन वाले, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन फॉर आर्मी, तो वो अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। ये जो होते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी होते हैं ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको रिपोर्ट करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरा प्लानिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, या फिर ओवरसीइंग मिलिट्री ऑपरेशन, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, है ना। सारे ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है, सारी के लिए एक्टिविटी के लिए, है ना। तो जो भी एक्टिविटी इंडियन आर्मी करेगी तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्लानिंग, डायरेक्टिंग और ओवरसीइंग सारा जिम्मा इन्हीं के ऊपर होता है। किसके ऊपर? डीजीएमओ के ऊपर, है ना। अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, है ना। उसके बाद रिपोर्ट डायरेक्टली टू द, ये मैंने आपको बता दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करते हैं। वही बाकी एयरफोर्स का एयरफोर्स वाले करते हैं और नेवी वाला नेवी करते हैं। अभी ये न्यूज़ में तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीजीएमओ आर्मी के कौन है? अभी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। उसके बाद फोर्थ करंट अफेयर आपका आ जाता है एनसीडब्ल्यू। अब एनसीडब्ल्यू क्या है दोस्तों? एनसीडब्ल्यू है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जब चरम पे था, तो जब इसका सीज़ फायर का जो अनाउंसमेंट किया गया था, वो हमारे विदेश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उनके द्वारा किया गया था, विक्रम मिश्री। तो अब ये क्या है कि लोग भड़क गए इनके ऊपर, है ना। ऑनलाइन खूब अटैक किया गया इनके ऊपर, गंदे गंदे कमेंट किए गए, भद्दे भद्दे कमेंट किए। और हद तब हो गई दोस्तों जब उनकी बेटी को इन्वॉल्व कर लिया गया। सीधा बोला गया कि इनकी बेटी का नंबर पब्लिक कर दो लोगों में, है ना। तब ये थोड़ा सेफ्टी को लेकर एनसीडब्ल्यू जो है बीच में आई थी। अब हम लोग को ये जानना है मोस्टली एग्जाम के लिए कि एनसीडब्ल्यू होता क्या है दोस्तों। एनसीडब्ल्यू अगर देखेंगे बाय फुल फॉर्म तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है। ये 1992 में आया, स्टैब्लिश हुआ था बाय एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990। ठीक है, अब देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर एक्ट के थ्रू बना है किसी तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप ये जान लीजिए पूरा ओवरऑल इंडिया में नेशनल लेवल पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वुमेंस के ऊपर, एक तरह से नेशनल लेवल पे जितने भी मैटर वुमेंस राइट के या फिर उनके वेलफेयर पे जो भी कंसर्न किए जाएंगे, उन सब मैटर को ये देखता है और ये डायरेक्टली ले भी सकता है ना। जरूरी नहीं कि इसको कोई बोले, ये इसके पास सुगो मोटो पावर होता है, ये वो उस मैटर को अपने पास खींच सकता है। ठीक है, नेशनल लेवल वॉचडॉग फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग वुमेन राइट्स एंड वेलफेयर। ठीक है, और इट्स आइडिया इमर्ज, हाँ ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन था 1974 में जो आई थी, जो उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद इसका आइडिया सामने आया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाना जरूरी है। ठीक है, ताकि बेकार रिपोर्ट आई थी ना, इसीलिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कंपोजिशन होता है दोस्तों, इसमें जितने भी लोग अपॉइंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेटेड किए जाते हैं, है ना। नॉमिनेटेड होते हैं सब। और इनका क्या है ना दोस्तों, इनमें जैसे कि आप जान लीजिए कि
इनका री अपॉइंटमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी रिटायर हुआ जिसको निकाला गया या कुछ भी, मतलब रिटायर होने के बाद क्या दोबारा हाँ ये रीअपॉइंट भी हो जाते हैं, और 3 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। चेयरपर्सन जो है वो भी मतलब नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके सब वही होते हैं, बस एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर होते हैं। इनमें 5 मेंबर में ये ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से एक मेंबर होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके अलावा मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखिए, अगर इनको रिमूव किया जाएगा, अगर मतलब कोई किसी भी मेंबर को अगर रिमूव करना है तो कोई ना कोई एक रीजन देना पड़ेगा, और रीजन देने के बाद उनको भी एक मौका देना पड़ेगा अपनी सफाई करने के लिए, मतलब अपनी तरफ से, मतलब क्या सही है गलत बताने के लिए कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 5th करेंट अफेयर है दोस्तों, एक बुक है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, ए जज स्पीक। ये क्या है दोस्तों ना, इसके ऑथर जो है मतलब यही है, क्या नाम है, NV रमन्ना, है ना। तो इन्हीं की एक तरह से ऑटोबायोग्राफी मान लीजिए, है ना। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहले CG, मतलब पहले नहीं, मतलब पुराने, मतलब अभी रिटायर हो चुके हैं वो CGI हैं, ठीक है, और XCGI आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये भी एक मतलब ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के गवर्नर है दोस्तों, है ना। और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये कहाँ हुआ है दोस्तों, ये न्यूयॉर्क में ही होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। इस बार 2025 में इसका 20वां सेशन चला है, ठीक है। सबने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट कौन करते हैं, जो UN के जितने मेंबर हैं और जो परमानेंट ऑब्जर्वर मेंबर हैं, है ना, उनके द्वारा पार्टिसिपेशन होता है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 2000 में, नाम से ही समझिएगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी मतलब इशू होंगे सब ये देखेंगे, है ना। और पॉलिसीज़ बनाने में जो भी होगा, इस्टेब्लिश 2000 में हुआ है और हेडक्वार्टर वही है, ठीक है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ध्यान रखिए दोस्तों, है ना। उसके बाद आता है 8th करंट अफेयर। 8th करंट अफेयर क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल, हाँ दोस्तों, इसी इसी ये जो फॉरम है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फॉरम ऑन फॉरेस्ट, इसी में इंडिया ने अपनी इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी मतलब अनाउंस किया है ना, थोड़ा सा। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अनाउंस किया था, इसको जो लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था अप्रैल 2023, क्योंकि इसी दिन जो था 50th एनिवर्सरी हो रही थी किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर जो लाया गया था टाइगर्स को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दोस्तों 7 बिग कैट हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, पूमा हो गया, जैगुआर हो गया और चीता हो गया। ये 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं ना। उसके बाद मेंबर्स आप देखेंगे, अभी 5 है, मतलब 27 मेंबर्स को देखा गया, पर अभी 5 ने ज्वाइन कर लिया, 5 मेंबर। तो उसमें इंडिया है, निकारागुआ है, स्टाविनी है, और उसके बाद लाइबेरिया है, सोमालिया, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद 9th करंट अफेयर आ जाता है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे दोस्तों इसलिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 11 मई, है ना। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा मतलब पोखरण वाला जो टेस्ट हुआ था, है ना। अब इसमें देखो 1998 में 11 मई को ऑपरेशन शक्ति हुआ था, है ना, जो कि मतलब सक्सेसफुल था, न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण, ठीक। और इस बार की थीम क्या है 2025 की, यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन, ठीक है दोस्तों। अब एक बात थोड़ा सा आप जान लीजिए, मतलब जितने भी पोखरण टेस्ट हुए, मतलब न्यूक्लियर, इंडिया में कितने न्यूक्लियर टेस्ट हुए, तो आप जान लीजिए दोस्तों 2 हुए। पहला जो था ये सिंगल था, और दूसरा वाला जो था सीरीज में किया गया था। पहला पोखरण वन अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था, और 18 मई 1974 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 1974 में। इसका नाम क्या था, ये पोखरण वन वाला जो था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और कहाँ हुआ था, पोखरण, समझिए कि पोखरण टेस्टिंग रेंज है जैसलमेर राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट ये था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद पोखरण 2 अगर आप देखेंगे तो 11 मई 1998 और 13 मई 1998 में किया गया था। ये सीरीज़ थी 205 सीरीज़, ठीक है। और इसमें नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। उसके अलावा अगर देखेंगे कहाँ पे हुआ था, तो वही पोखरण रेंज टेस्टिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान। टोटल 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, जिनका नाम किया गया था शक्ति 1 से लेकर शक्ति 5 तक, ये सीरीज़ थी, ठीक है। सॉरी दोस्तों। उसके बाद इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। किस लिए मनाया जाता है आप समझ सकते हैं, इनको अवेयर करना, मतलब प्रमोट करना, मतलब इनके बारे में, मतलब, है ना। और बाकी इस समय की थीम क्या है 2025 की, आवर नर्सिस आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सिस स्ट्रेंथेंस इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद 11th करंट अफेयर क्या आता है दोस्तों, अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा था हमारा ब्रह्मोस मिसाइल भी यूज़ किया गया था युद्ध के दौरान, तो उसी की एक इकाई जो है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है लखनऊ में खोला गया है। इसका इनॉग्रेशन हमारे राजनाथ सिंह जी ने किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपका इंडिया और रसिया के मतलब साथ मिल के बनाया जा रहा है। और ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र इंडिया की नदी होगी, और मॉस जो है रशिया की नदी के ऊपर है, ठीक है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मतलब ये मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज है, ठीक है। मैक 3 मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर आप देखेंगे रेंज इसका 290 से 400 किलोमीटर है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, मतलब एक बार दाग दो उसको भूल जाओ, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है इसके बाद आ जाता है दोस्तों नई दिशा। ये क्या इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव दोस्तों ये जो है ना दिल्ली पुलिस है ना उसी के द्वारा लाया गया, क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है मतलब स्कूल बीच में छोड़ देते हैं ना, उनको दोबारा वापस लाके उनकी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए जिम्मेदारी ली गई है दिल्ली पुलिस के इस इनिशिएटिव के थ्रू नई दिशा। बस ध्यान रखिएगा, है ना, स्कूल ड्रॉप आउट्स को अपने स्कूल के एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब उनके माँ बाप से जाके बात करना ताकि बच्चे वापस आए, है ना। उसके बाद 13 करंट अफेयर आपका जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अब ये जान लीजिए दोस्तों, इसमें जैसे अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, मतलब जो कार्यवाहक होते हैं, वो जो है सूर्यकांत बने हैं, ठीक है।
पहले BR गवई थे, पर अब वो जो हैं मतलब CGI हो गए हैं, तो अब ये रिटायरमेंट या इसमें से हटेंगे। तो ये ऑलरेडी CGI जो होता है NALSA मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का हेड होता है। जब ये हेड हो गए तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कोई और बनेगा, है ना। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चेंज हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1995 में इसका स्टार्ट हुआ, मतलब बना था, एस्टेब्लिश हुआ था। हेड इसके और हमेशा CGI होता है, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होते हैं, जो CGI के पास सेकंड मोस्ट सीनियर जज होता है, वही बनता है हमेशा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है दोस्तों। अब इनका काम क्या होता है, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या वकील नहीं ले सकते हैं, है ना, तो उनके लिए वकील की इंतजाम करना, है ना, या फिर मतलब उनकी कोशिश करें कि कोर्ट में आना ही ना पड़े, बाहर ही निपटारा हो जाए, है ना। उसके बाद 14th करंट अफेयर आपका जाता है ग्लोबल मीथेन ट्रैक रिपोर्ट, ठीक है, ट्रैकर रिपोर्ट। ये मतलब मीथेन आप ग्रीन हाउस गैस है, आप देखिए ग्रीन हाउस गैस मीथेन दोस्तों, जैसे मतलब जो हमारी गाय भैंस होती है ना, वो भी मतलब उनके अंदर एक सिस्टम होता है फर्मेंटेशन, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो जिसके थ्रू जब वो खाना पचाती हैं तो उससे भी मीथेन ये रिलीज़ करती हैं, चाहे मतलब फार्ट करें या फिर मतलब डकार लें, है ना। तो अब ये जान लीजिए किसके द्वारा लाया गया, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो कि मतलब हेडक्वार्टर मतलब पेरिस में है इसका, और मेंबर 31 है। 1974 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये रिपोर्ट कह रही है कि मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके बाद अगर देखा जाए तो मीथेन गैस जो है अकेली 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर यहीं खत्म होगा, कल फिर मिलेंगे, है ना। और बाकी दोस्तों बीच बीच में करंट अफेयर छूट जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है ना, इसीलिए। पर नहीं दोस्तों, अभी नहीं, कंटिन्यू रखेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है ना। ओके, बाय।